नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सेवा केंद्र। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा कि कृषि क्षेत्र में विकसित भारत के संकल्प को करेंगे पूरा। किसानों के विकास केंद्र की प्राथमिकता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश के हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना की सफलता पर जताई खुशी। मिशन की सफलता पर एक वीडियो संदेश किया जारी। भारत के 2 लाख से अधिक गांवों ने हासिल कर लिया है लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना की है लॉन्च। सरकार ने गांव की मैपिंग और प्रलेखन तैयार करने का लिया है निर्णय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से चलाया जाता है सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन। और अब समाचार विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान पूरे देश के 2000 से अधिक BVSY वैन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र भी जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की 100% पूरे करने के लक्ष्य के साथ शुरू की जा रही है, ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इस योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मीडिया को पहली प्रतिक्रिया देते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देकर हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस विषय पर डीडी न्यूज के संवाददाता OP यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार मिला है। आइए बात करते हैं इनकी क्या प्राथमिकता रहेगी, देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए इनकी प्रतिबद्धता। सर, सबसे पहले आपको बधाई। और आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? आपको बहुत गहरा अनुभव है, जनजातीय मामले हो या कृषि के मामले हो, वैसे आप जमीनी स्तर पर इन सबसे पहले से जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्रालय और कृषि कार्य संबंधी विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया है और कार्यक्रम चलाया है। जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन आधारित खेतीबाड़ी को प्रमुखता के साथ, प्राथमिकता के साथ कैसे किसान जुड़े, ये सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कैसे पूरा किया जाए, ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसी ढंग से विभिन्न कृषि क्षेत्र के आयाम है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनके दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति के माध्यम से देश में विकास का कार्य चल रहा है, उसको गति देने के लिए हमारा जो भी अनुभव है उसका हम प्रयत्न करेंगे। जनजातीय मंत्रालय से संबंधित जल, जंगल और ज़मीन के जो मुद्दे हैं वो कृषि से भी बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। और जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो कृषि की बहुत सारी पारंपरिक वन संपदा को भी इससे संबंधित रख के एक अपनी आजीविका चलाते हैं। कृषि और ये दोनों मिश्रित हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जहन में कुछ नया आइडिया है ऐसा जो इस वर्ग का कल्याण फिर से हो? जो जनजातीय आदिवासी समुदाय है वो अधिकतर कृषि आधारित है, वनोपज आधारित है और जल, जंगल, ज़मीन की बातें हमेशा उनके मूलभूत एक जीवन पद्धति में हमेशा जुड़ा हुआ है। लेकिन किसान किसान है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो।
किसान की कोई जाति नहीं, किसान किसान है, किसान देश किसान है और वो अन्नदाता है। गरीब लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अनाज पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगामी 5 साल तक ये योजना पुनः चालू रहेगी, तो वो उसके पीछे हमारा किसान है। मिशन 2024 प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि 65% से अधिक आबादी कृषि और खेती किसान पर निर्भर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के किसान की शान हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयत्न होगा, पूरा कोशिश होगा। भारत विकसित यात्रा चल रही है और जनजातीय मंत्रालय ने बहुत ही बेहतरीन काम भी किया है। अब कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आप ले रहे हैं, तो किस तरह का रोड प्लान आपका रहेगा आने वाले 100 दिन का अगर बात करें? देखिए, लक्ष्य तो निर्धारित किए जा चुके हैं, अब उसे परफॉर्म करना है। और भारत एक परिवार है, पूरे परिवार को पूरे आत्मसम्मान के साथ दुनिया में गौरवान्वित होने का अवसर मिले, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में अपना योगदान दे, जुड़े और भविष्य का भारत जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य लेकर विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा है कि जब हम 2047 में इस देश को देखेंगे तो यह राष्ट्र विकासशील से विकसित राष्ट्र के रूप में दिखेगा। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका मानना है कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसको न केवल पूरी बखूबी के साथ निभाएंगे, बल्कि देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करने का महत्वपूर्ण काम भी करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन नीरज ठाकुर के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत देश के हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने इस मिशन की सफलता पर एक वीडियो और एक संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के 2 लाख से अधिक गांव ने वो हासिल कर लिया है जो हाल तक केवल एक सपने जैसा लगता था, वैसा भी हर घर जल बन गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत देश के हर घर तक स्वच्छ नल का पानी पहुंचाने की परियोजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर थी। इस योजना के साथ हम एक मजबूत, स्वस्थ भारत का निर्माण कर रहे हैं। रे पानी, हाँ पानी, रे पानी। दर-दर हम पानी तक जाते थे, अब पानी घर घर आता है, जल जीवन से अपना नाता है। और केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने मेरा गांव मेरा धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांव की मैपिंग और प्रलेखन तैयार करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जाता है। 27 जुलाई 2023 को MGMT पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। भारत में टूरिज्म और आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान दूरदर्शन के संवाददाता चंद्रशेखर ने उत्तराखंड के दुग्ध विकास विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर से बातचीत की। आइए दिखाते हैं। हमारे साथ जयदीप अरोड़ा जी हैं जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डेयरी डेवलपमेंट विभाग में। सर, ये जो स्टॉल है मैं देख रहा हूँ काफी कुछ देखने को यहाँ मिल रहा है, तो क्या थीम है इस बार की और क्या निवेशकों को किस प्रकार से आकर्षित करने का प्रयास है? बेसिकली जो स्टॉल हमने लगाया है ये कंबाइंड स्टॉल है, जिसमें डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट, इन तीनों के आप देख पाएंगे कि इन तीनों का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो थीम लिया गया है वो लिया गया हमने बद्री गाय। बद्री गाय बेसिकली हमारे उत्तराखंड की नेटिव देसी गाय है, जिसे हम पहाड़ी गाय भी कहते हैं, और इसके दूध की बहुत उपयोगिता है। माना गया है कि इसका दूध अमृत समान है इसका।
तो हमने थीम यही लिया है कि बद्री गाय, क्योंकि हमारी यहाँ की एक नेटिव गाय है, उससे बने उत्पाद, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, उसको प्रदर्शित हमने किया है। और किस प्रकार जो है निवेशक जो है बद्री गाय के दूध का उपयोग करके और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दिखाया है कि बद्री गाय के दूध से हम जो घी बनाते हैं उसके बाज़ार में बहुत अधिक कीमत है उसकी। उसके दूध से जो अन्य प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी भी काफ़ी बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छी वैल्यू है उसकी। इसी प्रकार हम लोगों ने जो अगले स्टॉल में फिशरीज डिपार्टमेंट में दिखाया है, वो हमने दिखाया है कि हमारे प्रदेश के अंदर फिशरीज सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं हैं इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि अभी उधम सिंह नगर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वा पार्क एक सैंक्शन किया है, तो एक्वा पार्क के अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जो है जो फिशरीज पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पे कई प्रकार की योजनाएं चल रही है, उसका लाभ लेते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर ब्लॉक की चांचर ग्राम में आईईसी प्रचार वैन विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन निकाली गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छा काम करने वाली लखपति दीदी को भी सम्मानित किया गया। और नोडल अधिकारी बादल पांडे ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को ड्रोन के जरिए प्रदर्शन किया गया। यहाँ प्रधान जी के सहयोग से हम लोग एक करके पहले हम ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दे रहे हैं। ड्रोन से कैसे स्प्रे किया जा सकता है, किसान कैसे उससे अपनी जान बचा सकते हैं, केमिकल्स हार्मफुल केमिकल से बच सकते हैं और कितना मजदूरी पे बचा सकते हैं। 10 मिनट में कैसे 1 एकड़ में आप उससे स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी कहानी मेरी जुबानी में यहाँ के जो लाभार्थी हैं जिनको पहले सरकारी योजनाओं का, केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल चुका है, वो अपनी कहानी बताएंगे, जिससे बाकी लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि वो लोग भी इससे प्रेरणा लेते हुए उसके लिए अप्लाई करें या वो भी मकान उज्ज्वला योजना उस सब में लाभ उठा सकें। इसके अलावा यहाँ पर स्वस्थ धरा, खेत हरा और सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप मिट्टी की अपनी जांच कर सकते हैं और मिट्टी की जांच करा के उसी हिसाब से आप उसमें सूक्ष्म और अदर पोषक तत्व जो है वो डाल के उसका फायदा उठा सकते हैं। और केंद्र की योजना की लाभार्थियों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन समूह के जुड़ने के बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। पहले मतलब मैं एक आम महिला थी, घरेलू महिला थी, घर में अपना कामकाज करती थी और अब जब मैं समूह से जुड़ी, एक्टिव वुमेन बनी तो पंचायत में आई। मैं पंचायत स्तर पे आके 6-7 समूहों में मैंने काम किया। समूहों में काम किया, फिर 3 महीने बाद हमें आरएफ की राशि 10,000 रुपये दिया गया। 10,000 रुपये दे के फिर हमने आजीविका को अपने बढ़ाने के लिए 1-2 महिलाओं को दे के उस पैसे को फिर हमने कुछ उनसे पशुधन खरीदने का मतलब वो किया, पशुधन खरीदे, दूध का काम किया महिलाओं ने। कुछ महिलाएं इस तरीके से आगे बढ़ी। फिर 6 महीने बाद सीसीएल लोन हुआ 1 लाख रुपए का। फिर हम 4-5 लोगों में उसको वितरण करके उस पैसे को 5-6 लोगों को फिर आजीविका से मतलब निकालने के लिए, रोजगार देने के लिए फिर हमने डेयरी का काम किया। डेयरी का काम किया। फिर धीरे धीरे हमारे 25 रुपये बचत से ही महिलाओं को हमने धीरे धीरे गाँव मतलब घर से निकाल के पंचायत में लाए। पंचायत से निकाल के एक हमने मतलब ग्राम संगठन बनाया जिसका नाम है नैतिक महिला ग्राम संगठन। ग्राम संगठन में साहब फंड आया 1,10,000 रुपये। फिर उस राशि से भी हमने कुछ महिलाओं को रोजगार दिया, जिससे डेयरी का काम हमारे पंचायत में और पशुधन का काम चल रहा है। तो मैंने अपने गांव में काम किया, सबको मतलब सारे समूह को ट्रेन किया, सारे समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे हमें राउंड पे हमें रोजगार मिला, राउंड पर जाने का मौका मिला। दूसरी पंचायतों में भी हमने समूह बनाए और उन महिलाओं को भी हमने ट्रेनिंग दी। उसके बाद मैंने सीआरपी ट्रेनिंग ली UIRD रुद्रपुर में। उसके बाद मैंने सीनियर सीआरपी ट्रेनिंग ली और आज मैं रुद्रपुर ब्लॉक से IPRP हूँ। और मेरे समूह को दीनदयाल योजना की तरफ से 3 लाख का लोन भी मिल चुका है बिना ब्याज का, जिसमें हमारी समूह की महिलाएं रोजगार कर रही हैं, अपना कढ़ाई बुनाई का काम करती हैं, कुछ डेयरी का भी काम करती हैं और महिलाएं अपना मतलब रोजगार कर रही हैं, बिना ब्याज का पैसा भी उठा रही हैं और ब्याज वाला बहुत कम ब्याज पर भी पैसा मिल रहा है उनको। RF की धनराशि भी मिल चुकी है उनको 10,000 की, CIF का भी मिल चुका है 55,000 और क्या
BO से भी मिल चुका है, CCL भी हमारा हो चुका है, सारा फंड मिल चुका है। आज हमारे क्लस्टर का नाम है आज़ाद महिला क्लब, आज़ाद स्वायत्त सहकारिता समिति, जिसमें 56 लाख रुपए की धनराशि समूह की महिलाओं के लिए रोजगार के लिए दी गई है। उसमें सारी महिलाएं रोजगार करेंगी, अपना जो भी काम करेंगी उसी से करेंगी। हमें सरकार के द्वारा 56 लाख रुपए का फंड भी मिल चुका है। हम पहले घर में रहते थे, हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, फिर हमें पता चला कि हाँ समूह में जुड़ने से हमें इतने लाभ मिलेंगे। एकत्रित हुए, फिर हमें सर पैसे जमा किए, फिर हमें आरएफ मिला, आरएफ से हम समूह को आगे बढ़ाए, फिर CCL मिला। और मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के छुटपुट जगहों पर बर्फबारी होने से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली। और इसके अलावा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के ऊपर बना गंभीर चक्रवाती तूफान मिचौंग अब पूर्वोत्तर तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण आंतरिक उड़ीसा के निम्न दबाव के क्षेत्र में कमजोर पड़ गया है। अगले 48 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। चक्रवात के कारण तमिलनाडु और केरल में 2 दिनों से पूर्वोत्तर मानसून कमजोर हो रहा है। मौसम के मिजाज में बदलाव खास तौर पर केरल राज्य में महसूस किया गया है। और रेशम यानी सिल्क, रेशम से बने परिधान हमेशा ही महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। रेशम के परिधान व्यक्ति की खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं, लेकिन रेशम उत्पादन कोई आसान काम नहीं है। अच्छी खबर यह है कि पंजाब के किसान बड़ी संख्या में रेशम उत्पादन को अपना रहे हैं। रेशमी सलवार कुर्ता हो या फिर रेशमी साड़ी, रेशम से बने परिधान हमेशा ही महिलाओं की पहली पसंद रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेशम की मांग में लगातार इजाफा होता रहा है, लेकिन रेशम का उत्पादन कोई आसान काम नहीं है। इस व्यवसाय में रेशम विभाग साल में 3 बार रेशम कीट के बीज बाहरी राज्यों से खरीद कर लाता है। इन रेशम कीटों को एक विशेष तापमान पर रखा जाता है, जिसके बाद रेशम के कीड़े पैदा होते हैं। ये रेशम कीट कोकून का उत्पादन करते हैं। गुड न्यूज ये है कि पंजाब के किसान बड़ी संख्या में रेशम उत्पादन से जुड़ रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पहले पंजाब के पठानकोट जिले के मालवारी से रेशम का उत्पादन होता था और अब अरी और तुसर से भी रेशम का उत्पादन होता है, जिससे पंजाब उत्तरी क्षेत्र में रेशम की 3 किस्मों का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। इन किसानों के जज्बे को देखते हुए अब प्रशासन ने भी सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। रेशम उत्पादन विभाग इन कीड़ों को पालने में इनकी मदद करता है और जब इन कीड़ों से रेशम का उत्पादन होता है तो कलकत्ता और कर्नाटक जैसे राज्यों के व्यापारी इन्हें खरीदने आते हैं। इस व्यवसाय से किसानों को भारी मुनाफा मिलता है। सारियां जनानियां काम कहेंगे भाई सारे नाल जुड़ो, काम करो, अच्छा काम है और भी बड़े फायदे हो देने, तो तुम भी फायदा लेना चाहते हो तो काम करो। जो सैरीकल्चर का जो मुख्य धंधा है वो पहली जी क्रॉप स्प्रिंग क्रॉप है वो फरवरी मार्च तो शुरू होंदी है ते जी सैकंड क्रॉप है वो सितंबर दे विच होंदी है। ते इस टाइम जी मार्च दे विच जी स्प्रिंग क्रॉप चलती पई है और इत्थे 200 फैमिली प्लेन दे विच और 800 फैमिली जी है साडी धार ब्लाक दे विच काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जिहड़ा है इहदा रेशम के कीड़ियां तो फायदा है। एक फैमिली जी है जो एक औंस का काम करते हैं वो 15,000 रुपया जोड़ा है वो 30 दिन के जोड़े वो कमा लेंदे ने। कहते हैं कि थोड़ी सी सूझबूझ के साथ किसी भी व्यवसाय को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाए तो विकास के असीमित रास्ते खुलते चले जाते हैं और ये मार्ग हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति का वाहक बनता है। पंजाब के ये किसान इसकी बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं। पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान पछेती गेहूं और जौ की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई कर लें। सरसों और गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। हरियाणा में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी की तुड़ाई नियमित अंतराल पर करें। लौकी और करेला की बुआई करें। यहाँ के किसान भिंडी की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। किसी भी प्रकार के रोग या कीट व्याधि दिखे तो संबंधित कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान गन्ने की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। रोगग्रस्त गुच्छों को उखाड़कर जला दें। बात पंजाब की करें तो यहाँ के किसान गेहूं की बुआई पूरी कर लें। साथ ही पंजाब में सरसों और जौ की बुआई कर लें। पंजाब के किसान अभी के समय गोभी की बुआई भी कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी में बुआई करें। प्याज में पालक, मेथी, धनिया की बुआई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गाजर और लहसुन की बुआई भी कर सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने लगातार 5वीं बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखते हुए उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के फैसले के बाद एक बार फिर से ब्याज दर 6.5% पर बना हुआ है। दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों का असर आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक पर दिखाई दिया। आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी की दर को बढ़ाते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% रहने का अनुमान जताया है। भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा और सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ बुराड़ी मैदान में ध्वजारोहण के साथ हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में शिक्षा, पर्यावरण, खेल, कला विषयों पर व्यापक चर्चा के बाद व्यवहारिक धरातल पर परिवर्तन करने के लिए दिशा भी तय की गई। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अहमदाबाद में साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में निर्मित भारत की पहली बुलेट ट्रेन टर्मिनल के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में चलने का अनुमान है। भक्त और भगवान के बीच में आस्था की डोर भगवान से ही बनी होती है और इसी भावना की वजह से भक्त अपने आप को भगवान से जुड़ा पाते हैं। और इसी भक्ति को दर्शाने के लिए बढ़ती ठंड के बीच भक्तों ने अपने भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में संकट मोचन मंदिर में सभी भगवानों की मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए गए। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।